आपको ऐसी जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद ये बहुत आवश्यक है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह सुंदर गीत जिसने भी रचा, जिसने भी बनाया, उसने यह सोचा होगा और उसने परिदृश्य को देखा होगा, तब इस सुंदर गीत की प्रस्तुति की होगी। ऐसे सुंदर सुसंपन्न देश में कब अंग्रेज हमारे देश में दबे पांव हमारे बीच, हमारे आंगन में पहुंच गए, यह जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी समाज की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र के इतिहास के बारे में जाने, और उसको जानने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने इस क्षेत्र के इतिहास को जानें। यह क्षेत्र जहाँ आज हम बैठे हैं, प्राचीन काल में दो क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था। एक को अंबार कहा जाता था, जिसे आज हम पाकुड़ राज कहते हैं, और दूसरा क्षेत्र था जिसे सुल्तानाबाद कहते थे, जिसका आज नाम है महेशपुर राज। तो ये सुल्तानाबाद या महेशपुर राज की स्थापना किसने की और कैसे ये अस्तित्व में आया, इसके पीछे मैं पहले प्रकाश डालना चाहूँगी। गोरखपुर, जहाँ के हमारे मिश्रा सर हैं, गोरखपुर से आकर के दो भाई, राजपूत भाई यहाँ आकर बसे, बापू सिंह और आबू सिंह। इनमें बापू सिंह बड़े थे और आबू सिंह, और उनका एक ननिहाल था यहाँ खड़गपुर, जहाँ की म्यूजिक मैडम है। तो खड़गपुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर से इनके जो रिश्तेदार थे वो वहाँ के राजा थे, और उनसे मदद लेकर इन्होंने धीरे धीरे जो बापू सिंह थे, जो बड़े भाई थे, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। आसपास के इलाकों को उन्होंने जीतना शुरू कर दिया और मस्त हो ही नहीं सकता, और इस तरह से सुल्तानाबाद यानी महेशपुर राज की स्थापना हुई। ये 1315 की ईस्वी की बात है, परंतु धीरे धीरे यदि हम देखें तो ये साम्राज्य फैलता गया। यहाँ पर दो तरह के लोग यहाँ निवास करते हैं, एक है सोरिया पहाड़िया और दूसरे है मालया पहाड़िया, माल पहाड़िया। तो जो माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया जो है, इसके अलावा ये माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया का यहाँ मूल निवास है, और ये क्षेत्र मूल निवास माना जाता है। लेकिन संथाल लोग हजारीबाग के क्षेत्र के थे, और वो लोग मुगलों के आक्रमण से भागकर इन क्षेत्रों में संथाल परगना में आकर बस गए थे। पहले ये क्षेत्र संथाल परगना नहीं कहलाता था, बल्कि ये राजमहल क्षेत्र कहलाता था, और ये राजमहल की पहाड़ियों में आकर वो निवास कर रहे थे। जो माल पहाड़िया या सोरिया पहाड़िया लोग थे, वो हमेशा पहाड़ों पर रहते थे और नीचे नहीं आते थे, इसीलिए वो संगठित रह सके और सुरक्षित रह सके, और वो पूरी तरह से ज्योग्राफिकली आइसोलेट रहे, और इसके कारण वो अपने आप को बचा सके। परंतु जो संथाल लोग आए यहाँ, वो मैदानी क्षेत्रों में, घने वनों में उन्होंने अपना निवास किया। धीरे धीरे उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू किया और खेती शुरू कर दी। इस खेती को देखने के लिए जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तो इनमें से कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इधर का दौरा किया, और उन्होंने संथालियों को देखा कि वो लोग यहाँ की जमीन साफ कर रहे हैं, उस पर अधिकार कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, और यहाँ के बहुत कीमती पेड़, जिन्हें साल, सागौन, शीशम माना जाता है, जो लोहे को भी टक्कर देती है और जिसमें दीपक नहीं लगती है, उस घने वन पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, और इसी चाल का नतीजा था कि ये सुल्तानाबाद महेशपुर के नाम से जाना गया है। लेकिन हम पुनः अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। तो जो बापू सिंह थे, उनकी जो बेटे थे, उनकी जो शादी हुई थी वो वही हुई थी गोरखपुर में, परंतु आबू सिंह की जो शादी थी वो एक माल पहाड़िया लड़की से हुई थी, उनका नाम सर्वेश्वरी देवी था। वही बाद में आगे चलकर रानी सर्वेश्वरी देवी कहलाई। वो रानी सर्वेश्वरी देवी जो थी, वो गर्जन सिंह जो बापू सिंह के बेटे थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सर्वेश्वरी देवी ने राजकाज को संभाला और महेश्वर राज को बढ़ावा दिया, और उन्होंने बहुत ही सुसंगठित तरीके से इस क्षेत्र को अपना। परंतु अगर हम ध्यान से देखें, जितनी भी पहाड़िया जनजाति थी वो इस क्षेत्र की रहने वाली थी, उन लोगों को यही लिया है ना, छोटा भाई मेरा, छोटा भाई हमेशा से अंग्रेजों के और जो जमादार लोग थे,
जो यहाँ के जमींदार लोग थे, उनके चंगुल में फंस चुके थे और उनका एक नियम चलता था कि यदि कोई कर्ज ले रहा है तो उसके बदले में ब्याज के बदले में वो श्रम करवाया करते थे। ऐसी यहाँ पर और इसको अंग्रेज सरकार ने पूरी सहमति भी दे दी और इस सहमति के तहत यहाँ के जो संतान लोग थे, पहाड़िया लोग थे, वो उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना आ गई और उन्होंने रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में रानी सर्वेश्वरी ने एक विद्रोह किया और उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये हमारे नियम के खिलाफ है। अंग्रेज क्या करते थे, जैसे ही बारिश आती थी उन्हें थोड़ा बहुत अनाज दे दिया और उसके बाद फिर वो साल भर उनके गुलामी करवाना शुरू कर देते थे, उन्हें गुलाम बना लेते थे, श्रम करवाते थे उनसे। तो अंग्रेज इस बात से भी सर्वेश्वरी से खपा रहते थे। उनका कहना था कि ये लोग इस क्षेत्र के महान पहाड़िया लोग जो हैं उनको भड़काते हैं, परंतु सर्वेश्वरी देवी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने लगातार यहाँ की जनता के साथ मिलजुल कर उन्होंने एक बड़ा विद्रोह खड़ा किया। इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण था उसका नाम था दामिने को। दामिने को एक फारसी शब्द है। दामिन का मतलब होता है स्कर्ट या घेरा और को का मतलब पहाड़ी क्षेत्र। तो ये दामिने को जो क्षेत्र था उसे दामिने को घोषित कर दिया गया। इसका मतलब था अंग्रेज इस पूरी जमीन को सरकारी जमीन बनाना चाहते थे और सरकारी जमीन बनाकर उसे हड़प लेना चाहते थे, क्योंकि वो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगी तो वो सारी जमीन उनकी हो गई। और इसी क्रम में उन्होंने सर्वेश्वरी देवी की जमीन को भी रखने की कोशिश की, लेकिन सर्वेश्वरी देवी ने इसका विरोध किया और फिर उन्होंने एक बड़े विद्रोह के द्वारा इसको कुचलने का प्रयास किया, परंतु वो इसमें सफल नहीं हुई। अंत में 1783 में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया, जो उस समय संथाल परगना होता था, और भागलपुर जेल में ही सर्वेश्वरी देवी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी अंग्रेज थे उनका यह मानना था कि हमेशा ऐसे अपने जितने भी यहाँ के संसाधन हैं उस पर कब्जा जमाना बहुत आवश्यक है, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरा जो सबसे बड़ा विद्रोह इस क्षेत्र का है उसे हम हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं या हूल क्रांति कहते हैं, और इस हूल क्रांति के जनक थे सिद्धू कानू। सिद्धू कानू जिनका जन्म भगनाडीह में हुआ था, साहेबगंज के बरेट में। ये पूरी धरती संथाल परगना कहलाती थी, जिसमें साहेबगंज, पाकुड़, देवगढ़, जामताड़ा, दुमका ये सब आते थे। तो इस क्षेत्र में उन्होंने सिद्धू कानू ने भगनाडीह में जब देखा कि ये बड़े स्तर पर यहाँ हम लोगों के साथ असंतोष हो रहा है और महाजनी व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है, तो उन्होंने 10,000 संथाली लोगों को इकट्ठा किया भगनाडीह की धरती पर और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जगह जगह पर इनके साथ, अंग्रेजों के साथ उन्होंने संघर्ष किया और अपने तीर धनुष के साथ ही उन्होंने संघर्ष किया। कोई आधुनिक औजार नहीं थे उनके पास, परंतु ये तीर धनुष भी ऐसे होते थे जो विष बुझे होते थे, जिनमें आगे विष लगा होता था और तीर लगने वाला तुरंत खत्म हो जाता था। ऐसे तीर धनुषों के साथ जब अंग्रेजों पर हमला हुआ तो अंग्रेजों के एक अधिकारी थे पाकुड़ में, उनका नाम था मार्टिनो। मार्टिन जो अधिकारी थे उन्होंने रातों रात 24 घंटे के अंदर मार्टिनो टावर बना दिया, और ये मार्टिनो टावर यहाँ के लिए वरदान साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। मार्टिनो टावर 30 फुट ऊंचा है और 2.5 फुट इसकी मोटाई है दीवारों की, और ये 20 फुट का घेरा है इसका, और इसमें 52 छेद है, 52 ऐसे होल्स बने हुए चौकोर, जिसके अंदर छुपने की व्यवस्था थी संथालों के तीर धनुष से बचने के लिए। और उस होल से बंदूक की नली निकलती थी जो संथालों को सीने को चीरने के लिए तैयार रहती थी, परंतु फिर भी संथाल विद्रोही डटे रहे। इस क्षेत्र की जनता डटी रही अपनी आज़ादी के लिए, अपने संघर्ष के लिए। और मार्टिनो टावर जो आज भी खड़ा है, परंतु वो अपने मूल रूप में नहीं है, उसके ऐतिहासिक स्वरूप को समाप्त कर दिया गया है, वहाँ मार्बल वगैरह लगा दिया गया आधुनिकता के नाम पर, परंतु इसे पुरातत्व विज्ञान की ओर से संरक्षण मिलना चाहिए था, जैसा अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को मिला। तो ये मार्टिनो टावर वहाँ के हमारी आज़ादी का एक प्रतीक मान सकते हैं कि अंग्रेज हमसे कितना भय खाते थे। और अंत में सिद्धू कानू जो थे वो पकड़े गए और उन्हें पचकठिया नामक एक स्थान है बरेट में, वहाँ बरगद के पेड़ में उनको फांसी दे दी गई। सिद्धू कानू 4 भाई थे, सिद्धू कानू, चांद, भैरव, और उनकी 2 बहनें भी थी, फूलो और झानू। तो ये इतने निम्न तबके से, या जिसे कहें कि बहुत
सघन सशक्त अब उनका समृद्ध इतिहास रहा, उसको संघर्ष करने के लिए वो हमेशा से तैयार है। और इसी कड़ी में उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो ये तो था इस क्षेत्र का इतिहास। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। 650 ईस्वी में, 650 AD में हर्षवर्धन के काल में एक चीनी तीर्थयात्री आए थे जिनका नाम वेनसांग था। वेनसांग ने बताया कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा घनी है, समृद्ध हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज है, साथ साथ में यहाँ बहुत ज़्यादा घने वन है जिनमें साल, सागवान, शीशम जैसे कीमती पेड़ हैं, और साथ साथ में इस घने जंगल में गैंडे तक पाए जाते थे। गैंडा, हाथी, ये सारे जंगली जानवर भी यहाँ रहते थे। लेकिन उस समय की जो व्यवस्था थी और आज की जो हम व्यवस्था देखते हैं उसमें बहुत सारे जंगलों को काटा जा चुका है। और ये सागवान तो इतनी कीमती लकड़ी है, साल और सागवान, साल जिसे टीक भी कहते हैं, ये अंग्रेज इसके लिए हमारे देश में आए थे और यहाँ से ये लकड़ियाँ एक्सपोर्ट की जाती थी ब्रिटेन को, और वहाँ से बड़े बड़े पानी की जहाज बनकर आती थी। इसी रूप में अगर हम दूसरा जो बड़ा चीज़ देखें तो वो है यहाँ की बेसाल्ट स्टोन चीज। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय शैल है और ये हार्ड ब्लैक स्टोन है और एशिया तक फेम है। और यहाँ के पहाड़ों को खोद कर यहाँ के लोगों से खुदवाया जाता है और उसे 500 ट्रक रोज यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये एशिया फेम के बेसाल्ट चिप्स हैं और इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और पाकुड़ में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला काम ये क्रशर करता है। इसके अलावा गर्म जल स्रोत है जो सिद्धपुर का क्षेत्र है। गर्म जल स्रोत जहाँ जल चश्मा है और ये ज्वालामुखी भूकंप से कनेक्टेड है और इसमें मेडिकेटेड पानी निकलता है जिससे चर्म रोग दूर होते हैं। इसके अलावा दुमका जिले में 10 ऐसे गर्म जल के स्रोत हैं जो छोटे छोटे स्रोत हैं, छोटे छोटे गाँव में हैं जिनकी अभी सही ढंग से पहचान नहीं की जा सकती है और सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग ही उनका इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। परंतु भारत सरकार को चाहिए कि उनको भी हमें टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करें। शहतूत की खेती यहाँ का एक सबसे बड़ा प्रमुख उद्योग भी है। शहतूत जिससे रेशम सिल्क बनाया जाता है। यहाँ एक अमृतपुर गांव है, वहाँ शहतूत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। लाख की खेती, लाख की चूड़ी, लाख के चक्रे जो बनते हैं उसका भी यहाँ के जंगलों में भरपूर रूप से प्रोडक्शन किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम यहाँ पाते हैं वो है प्रागैतिहासिक काल की एक गुफा है जिसे कंचनगढ़ की गुफा कहते हैं और ये लिट्टीपाड़ा में। ये गुफा इतनी मतलब ऐसी है जो बहुत बड़े स्तर पर ये देखी जाती है और इस गुफा में 5 मीटर तक आपको पैर के झुक कर जाना होगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा कैविटी है। इसके अंदर लोगों का मानना है कि शिव मंदिर भी स्थापित किया गया है, परंतु इसमें प्रागैतिहासिक काल के सारे प्रमाण मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एक खजूर डंगाल एक जगह है दुर्गापुर जगह पर, वहाँ पर एक 1964 में भारत सरकार ने एक डैम बनाया है, दुर्गापुर डैम के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर है। ये भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। सिंचाई के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार ने ये योगदान दिया है। और 111 वर्ष पुराना जितादो मिशन भी यहीं स्थापित है जो बना था 1907 में। और ये जितादो मिशन यहाँ के हमेशा से शिक्षा का अलग जगाता रहा है और ईसाई धर्म प्रचार के साथ साथ ये शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। तो इसके अलावा एक तेलियागढ़ी जो साहेबगंज में अब चला गया है, तेलियागढ़ी किले को टी ऑफ बंगाल कहते थे। टी ऑफ बंगाल का मतलब यहाँ से बंगाल जाने का एक विशेष रास्ता था और यहीं से पहले बख्तियार खिलजी ने यहाँ से होकर के और बंगाल के कूच बिहार तक उसने आक्रमण किया। अब तो ये हो गई वास्तविकता स्थिति, लेकिन आप देखेंगे हमारे लगातार संघर्षों के बाद महात्मा गांधी का आगमन होता है और उनके 3 आंदोलनों के द्वारा भारत को आज़ाद कराने का कार्य किया जाता है, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन है। इसमें सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि अगर हमें दुश्मन को काटना है तो दुश्मन के दोस्त से मित्रता करो, यानी लोहे को काटना है तो लोहे का प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए वो जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं और अपनी आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में गठित करते हैं और दिल्ली जंग का नारा देते हैं। आज़ाद हिंद फौज ने झकझोर कर रख दिया था हमारे सेनानियों को भी। सैनिक भी हमारे पक्ष में हो गए। जो
जो अंग्रेजों की तरफ थे उनको अपनी तरफ करना बहुत आवश्यक था ताकि उनको भगाया जा सके। और यही कारण था अंग्रेज जो बाद में जाने वाले थे उन्होंने अचानक ही 15 अगस्त को बोरिया बिस्तर क्यों बांध दिया और क्यों चले गए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। हालांकि वो रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु मानी जाती है, परंतु फिर भी लोगों का कहना है कि एक बार एक जनरल से पूछा गया, अंग्रेज जनरल से, कि आप लोग जो बाद में जाने वाले थे अचानक कैसे चले गए। तो बोले अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो हम अभी और दिन शासन कर सकते थे, लेकिन उनके जगाने के कारण हमारे ही सैनिक हमारे ही ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और ऐसा नौबत ना आ जाए कि हमें भागना पड़े, इसलिए हम इज्जत के साथ दान करके देना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे 15 अगस्त को हमारी देश की आज़ादी में उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था, लेकिन उस दिन झंडा नहीं फहराया गया। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया। झंडा लेने लाल किले पर 16 अगस्त को फहराया और 17 अगस्त को बाउंड्री तैयार की गई। जो रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी था, 35 दिन के अंदर उसने बंटवारे विभाजन की लकीर खींच दी। उसमें कितने लोग मरे, कितने लोग गए, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं, अंग्रेजों की ओर से कोई व्यवस्था नहीं, कितने लोगों ने इस दंश को झेला। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन गांधी जी ने हमें आज़ादी तो दे दी, परंतु उसे संजो कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस महत्व को भूल चुकी है और ये कविता इस ओर इशारा करती है। गांधी तेरे देश में, गांधी तेरे देश में कितनी तेरी कदर, हो जेब में जो गांधी तो लगता नहीं है डर, हो जेब में जो गांधी तो लगता नहीं है डर। औकात हर शख्स की गांधी से ही बनी, औकात हर शख्स की गांधी से ही बनी। गांधी से छोटे हो गए फादर मदर ब्रदर, गांधी से छोटे हो गए फादर मदर ब्रदर। आज गांधी के पैर में दिल में किसी के भी, आज गांधी के पैर में दिल में किसी के भी वो गांधी नजर नहीं आता, वो गांधी नजर नहीं आता। तो जिस गांधी ने इतना त्याग बलिदान किया वो सिर्फ नोटों पर रह गए और एक आर्थिक ताकत के रूप में हमारे बीच में एक बुराई के रूप में भी उभरे। ये देश तो अपना हो गया, ये देश तो अपना हो गया, पर लोग पराए हो गए। ये देश तो अपना हो गया पर लोग पराए हो गए। जहाँ पर अशफाक उल्लाह खान ने भी आहुति दी, भगत सिंह ने भी आहुति दी, लेकिन हमने उसे बांट दिया। आज उसे पुनः एक करने की आवश्यकता है। आज उन्हें पुनः एक करने की आवश्यकता के साथ साथ मैं अपनी ओर से एक आरजू करना चाहूँगी भगवान से, ईश्वर से। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो गम नहीं, हम मर भी जाएं तो गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इस मिट्टी के लिए कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना त्याग बलिदान दिया और आज भी बहादुर शाह जफर बर्मा में सोए हैं और उन्हें कोई नहीं ला सका। इसलिए अपने देश की मिट्टी, अपने देश का जल, अपने देश की हवा ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह सभी से गुजारिश है कि अपने देश की जो आज़ादी मिली है उसे हमें अक्षुण्ण रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते